शुभ प्रभात छात्रों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक में से कविता छठी जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस कविता का हमने अध्ययन किया। इस कविता के द्वारा गजलकार रमेश दत्त शर्मा जी हमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना और मधुर भाषी होना आदि गुणों को वह हमें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं अथवा आदि गुणों को वह अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार पूरी कविता को लेकर हमने भावार्थ देखा था। तो बच्चों, आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं, जिसमें से प्रश्न हमें दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। कॉमन प्रश्न हमें दिया है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, जिसमें से पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रश्न दिया है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। उसमें प्रश्न है, कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। प्रश्न कौन सा दिया है? कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है, जिसका उत्तर है प्यार से बोलना, वक्त पर जुबा खोलना, ख्यालों को खुद तोलना और अंतिम है अपने आप को टोकना। इस प्रकार कवि हमें इस कविता के द्वारा इन बातों को सीखने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखो, जिसमें से पहला अंक है, कांटे बोने वाले अर्थात कटु वचन। पहला अंक दिया है, कांटे बोने वाले अर्थात कटु वचन, चुभने वाले, जिसका उत्तर है बातें, और फटने वाले फटाके। आगे तीसरा प्रश्न है, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। प्रश्न है, चुप रहने के 4 फायदे लिखो, जिसमें से पहला है, ऊर्जा की बचत होती है। 2, समय की बचत होती है। 3, सेहत भी अच्छी रहती है। और 4, तनाव कम होता है। चुप रहने के 4 फायदे कवि कौन सी बताते हैं? एक, ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा, समय की बचत होती है। तीसरी, सेहत भी अच्छी रहती है। और अंतिम है, तनाव कम होता है। ये 4 हमें चुप रहने के फायदे बताए गए हैं। आगे चौथा प्रश्न है, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। कविता में से जो अंतिम 4 पंक्तियां है उसका भावार्थ लिखना है। अब अंतिम 4 पंक्तियां देखी जाए तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। एक किसने कहा, होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यह अंतिम 4 पंक्तियां हमें दिखाई देती है और इन 4 पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कहते हैं, अगर हमारे मन में कोई बात चुभ रही हो या कष्ट पहुंचा रही हो तो ऐसी बातों को भूल देना चाहिए। जो बातें हमारे जीवन पर, विचारों पर बुरा असर डालती है, उन बातों को मोड़ देना अर्थात बात को बदलकर अच्छी बातें करनी चाहिए, जो हमारे जीवन पर सकारात्मक असर डालती है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि
यह किसी ने नहीं कहा कि अपने होठ हमेशा बंद करके बैठो, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी बातों को बोलना चाहिए। अर्थात बिना मतलब की बात हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही समय पर ही बोलना चाहिए। इस प्रकार जो कविता की अंतिम 4 पंक्तियां हैं, उसका भावार्थ हमें दिखाई देता है। अंतिम 5वां प्रश्न है, कविता में आए इस अर्थ के उदाहरण लिखो। मतलब यहाँ पर एक तालिका दी है और उस तालिका में 4 वर्ड्स हमें दिए हैं और उसके अर्थ लिखने के लिए कहा है, जिसमें से पहला है मधु। पहला अर्थ कौन सा दिया है? मधु। तो उसके लिए कविता में शहद अथवा मीठी, यह हम लिख सकते हैं। दूसरा कड़वे, जिसके लिए कविता में वर्ड्स आया है कटु। विचार के लिए ख्याल और अंतिम आवश्यकता के लिए जरूरत, यह वर्ड्स आया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 प्रश्न हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे भाषा बिंदु में प्रश्न पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब बच्चों, हमने उपसर्ग और प्रत्यय विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यहाँ पर हम सिर्फ उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त उदाहरणों को अलग करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय युक्त उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि तालिका है, उस तालिका में हमें मूल वर्ड्स और उसके आगे उसका प्रत्यय दिखाई देता है। जैसे पहला है भारतीय। भारतीय में मूल वर्ड्स है भारत और उसे प्रत्यय जोड़ दिया गया है ईय। आस्थावान में आस्था को वान, यह प्रत्यय जोड़ दिया है। व्यक्तित्व में व्यक्ति को त्व, यह प्रत्यय जोड़ दिया गया है। और अंतिम स्नेहिल में स्नेह, इस वर्ड्स को ईल प्रत्यय जोड़ दिया गया है। इस प्रकार प्रत्यय युक्त 4 एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं। आगे उपसर्ग युक्त उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें बेबात, यह हमें उदाहरण दिया है, जिसे बे, यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है और बात, यह मूल वर्ड्स है। दूसरा निरादर, यह हमें उदाहरण दिखाई देता है, जिसमें आदर को नीर, यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। प्रत्येक इस उदाहरण में एक, यह मूल वर्ड्स हमें दिखाई देता है और उसे प्रति, यह उपसर्ग जोड़ दिया है। और अंतिम है योग को सु, यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है, जिससे सुयोग, यह एग्जाम्पल बन जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 उदाहरण हमें उपसर्ग और प्रत्यय के दिखाई देते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं विलोमार्थी और समानार्थी का। अब विलोमार्थी मतलब विरुद्धार्थी और समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। विलोमार्थी में पहला उदाहरण है कांटे, और कांटे के लिए विलोमार्थी उत्तर है फूल। फायदा के लिए विलोमार्थी है नुकसान। वक्त के लिए विलोमार्थी है बेवक्त। और अंतिम
मीठी के लिए विरुद्धार्थी वर्ड्स है कड़वी। इस प्रकार विलोमार्थी के 4 उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे प्रश्न दिया है समानार्थी को लेकर। अब समानार्थी उदाहरणों में से पहला उदाहरण है टोकना। टोकना का समानार्थी कौन सा है? रोकना। गुल के लिए समानार्थी है फूल। फिजूल के लिए समानार्थी है फालतू अथवा व्यर्थ। रोपण के लिए समानार्थी है बोना। वाणी के लिए समानार्थी है भाषा। तोलना मतलब वजन करना और लीजे के लिए समानार्थी है लेना। अंतिम बेबात के लिए समानार्थी है बिना बात के। इस प्रकार समानार्थी के कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उपयोजित लेखन में यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। यह प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है। अब बच्चों हम यहाँ पर इसके कुछ मुद्दे देखते हैं और उन मुद्दों के आधार पर आप अपनी नोटबुक में जो निबंध है वह निबंध लेखन कर सकते हैं। जैसे कि मुद्दे इस प्रकार से है। सबसे पहले समस्याएं कौन कौन सी है और उसके बाद उसके उपाय कौन कौन से है वह हमें यहाँ पर दिए हैं। समस्या में देखा जाए तो वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बातें करना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, यूं ही हॉर्न बजाना, वाहन में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना और अंतिम है यातायात के नियमों का पालन न करना। यह समस्या हमें यहाँ पर दिखाई देती है और उसके लिए उपाय हम लिख सकते हैं। वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बातें न करना, तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाना, आवश्यकता होने पर हॉर्न बजाना, वाहन में क्षमता के अनुसार यात्रियों को बिठाना और यातायात के नियमों का पालन करना। इन मुद्दों पर आधारित आप जो निबंध है वह निबंध लिख सकते हैं अथवा इन मुद्दों के अलावा भी मुद्दों का उपयोग करके आप निबंध लेखन कर सकते हैं। इस प्रकार जो कविता है उस कविता का पूरा स्वाध्याय जो है उस स्वाध्याय को लेकर हमने चर्चा की है। पूरे स्वाध्याय का जो लेखन है वो लेखन आप अपनी नोटबुक में कीजिए। धन्यवाद।